तो बात किस पे हो रही है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? डूअर कह सकते हैं, जो कार्य करता है। सारा खेल इस पर क्यों है? क्योंकि बेसिकली जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारा सेंटेंस यहीं से शुरू होता है ना। थोड़े ही दिन पहले या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि जहां सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं बताओ? नॉमिनेटिव केस। आपको पता है इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसलिए हम उसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब अगर हम सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट काम कैसे करता है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को जब वो प्राइमरी स्कूल में होता है या जब वो एलिमेंट्री स्कूल से बाहर आता है, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में जब उन छोटे बेसिक चीजों पर बात नहीं की जाती है तब कंपटीशन लेवल पर हम लोगों को दिक्कत क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता सब्जेक्ट क्या है। अब एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वाटर्स लगा दिया। अब किसी ने बोला वाटर्स, ठीक, तो वो बच्चा कंफ्यूज है कि वाटर्स के बाद हम आर लगाएं कि इज लगाएं, क्योंकि जब मेरा सब्जेक्ट ही हमको कंफ्यूज कर रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं भाई? समझ में नहीं आता क्या लगाना चाहिए। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट पर और ये जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट कैसे काम करेगा। पीछे वाले बच्चे ध्यान इधर देना है, उधर नहीं। क्या आप मानते हो कि वाटर्स होता है? जी होता है। वाटर में अगर एस लगा दिया जाए तो वाटर्स मतलब समुद्र होता है, ठीक, बशर्ते आपको पता हो या नहीं पता हो बात अलग है। जैसे एग्जांपल, सबको पता है कि सैंड मतलब बालू। सैंड मतलब क्या? बालू। लेकिन सबको पता है कि बालू जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन ग्रामर कहता है कि एक्सेप्शन हर जगह पर मौजूद है। अगर आपने बाय चांस इसमें एस जोड़ दिया तो ये बालू का मीनिंग खत्म। अब बालुओं का ढेर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ जगहों पर ग्रामर अपने फॉर्म को चेंज कर देता है, ठीक। इससे वाटर्स अगर लगा हुआ मिल जाए तो मत समझना किसी मूर्ख ने वाटर्स लिखा है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा होगा। जैसे सेंड का मतलब बालू और एस लगा दिया तो सेंड्स। आप कहोगे पहली नजर में ये गलत है, लेकिन ये सही है, क्योंकि जिस किसी ने भी लिखा होगा सोच के ही लिखा होगा। क्लियर? ओके, तो चलिए इस पर डिस्कशन करना अभी नहीं है, हमें डिस्कशन करना है किस पर? सब्जेक्ट पे। बहुत बढ़िया। अब जब हम सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या कहते हैं। और हमारा सेंटेंस क्या कहता है, इंग्लिश क्या कहता है कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को शुरू करता है उसी को तो हम क्या कह रहे हैं? कर्ता। यानी यही काम शुरू करेगा, यहां से करेगा ना। तो सब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार का होता है, या तो सब्जेक्ट शुरू होगा नाउन से। किससे शुरू होगा? या अगर नाउन से नहीं शुरू हुआ तो प्रोनाउन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? प्रोनाउन से। क्या इसमें तीसरा डायमेंशन हो सकता है? क्या सब्जेक्ट की शुरुआत या तो नाउन से होगी या प्रोनाउन से होगी? यह बात तो क्लियर है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इन दोनों को छोड़कर तीसरा से भी हो जाए स्टार्ट? आंसर लिखता है यस, हो सकता है, बहुत रेयर केस में। और वो भी कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट की शुरुआत कई बार नाउन है ना, कई बार इंग्लिश ग्रामर में जिरंड फॉर्म से होता है, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने नाउन से अगर सेंटेंस बनाया तो क्या लिखेंगे? राम इज प्लेइंग क्या चीज? फुटबॉल। मान लो, कोई दिक्कत किसी को? तो बोलो मेरा सब्जेक्ट क्या है? राम है कि नहीं? बोलो राम है ना। लेकिन अगर मैं राम की जगह पर नहीं राम लिखूं और मैं लिख दूं यू आर क्या चीज? प्लेइंग फुटबॉल। कोई दिक्कत किसी को? तो बोलो मैंने नाउन की जगह पर किसका यूज कर दिया? यू का। तो सेंटेंस की शुरुआत या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से। राम तो एक नाउन था और यू क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन मैंने कहा कि क्या मैं नाउन और प्रोनाउन के बजाय भी कोई सेंटेंस शुरू कर सकता हूं? तो मैंने अभी कहा यस, मैं कर सकता हूं, और वो है जिरंड फॉर्म। क्या है? जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म का मतलब वर्ब का आईएनजी केस। कौन सा केस?
आईएनजी केस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चा बोल रहा होगा कैसे सर, चलो देख लेते हैं कि आईएनजी केस से क्या शुरू हो सकता है क्या। जी, आईएनजी केस से कैसे शुरू होगा। मान लो किसी बच्चे ने कहा प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या बताओ मैंने राम लिखा या यू लिखा, मैंने डायरेक्ट क्या कहा, प्लेइंग इज गुड फॉर, बोलो, हेल्थ। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई टीचर कहे कि केवल नाउन से या प्रोनाउन से शुरू होने वाला है ना, तो आप ये कह सकते हैं सर एक तीसरा डायमेंशन भी है जहां से हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो क्या अब सबको समझ में आ रहा है कि हम सब्जेक्ट को 3 जगह से शुरू कर सकते हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, और एक जिरन फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब सवाल क्या बचता है कि अगर नाउन और प्रोनाउन है, मेन मुद्दा नाउन और प्रोनाउन ही है। कौन है? क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म आएगा वो ना तो सिंगुलर में आएगा ना तो प्लूरल में आएगा। ठीक है, वो जब भी आएगा तो सिंपल सी बात एक ही चीज उठा के लाएगा कि ये डिपेंड करेगा, आईएनजी है तो वो हमेशा जो भी लेगा वो सिंगुलर ही लेगा, प्लूरल कभी नहीं लेगा। तो आइए, अब अभी हमने बात किया कि नाउन से लेगा, तो चलो भाई शुरुआत इसकी होगी नाउन से या तो किससे होगी, प्रोनाउन से। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान देना, नाउन भी कई बार सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। सुनाई पड़ रहा है सबको? नाउन कैसा हो सकता है? सिंगुलर। और कैसा होता है? प्लूरल। इसी प्रकार प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। क्या नाउन या प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होना हेल्पिंग वर्ब पर असर डालेगा? आंसर लिखता है जरूर डालेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल कैसे होगा? अगर नाउन होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। चलो यहीं पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि सर कैसे ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। चलो देखते हैं। मान लो कि मैंने नाउन के रूप में एक एग्जाम्पल लिया सिंगुलर से, सीता। क्या सीता सिंगुलर है? यस। तो तुम ही बोलो, सीता के साथ आप आर कभी जोड़ सकते हो? क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि सीता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आप यहां लिखोगे सीता इज, ना कि सीता आर। ठीक है, चल देखो। अब मान लो कि मेरा है ना नाउन प्लूरल है। मान लो कि हमने लिखा राहुल एंड मोहन। बोलो कौन कौन है? बोलो राहुल और मोहन है, 2 लोग है कि नहीं? तो आप बताओ मेरा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा कि प्लूरल? प्लूरल। तो क्या हम आर लगा सकते हैं? यस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ये तो मैंने देखा नाउन का। अब अगर प्रोनाउन की देखें, मान लो हमने लिखा आई। बोलो आई सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सबको पता है ना। तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा? अगर एम नहीं गया तो निश्चित तौर पर हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। लगाएंगे ना। अगर आई नहीं गया, एम नहीं गया तो वाज। अब एम और वाज, क्योंकि एम का पास्ट फॉर्म कौन है? वाज, और दोनों के दोनों सिंगुलर है। तो अगर मेरा प्रोनाउन सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। या मैंने लिख दिया ही, लिख दिया। बोलो ही के साथ क्या लगाओगे? या तो इज या तो क्या लगाओगे? वाज। इज का पास्ट फॉर्म क्या है? वाज। अब दोनों के दोनों सिंगुलर है। तो हमने क्या देखा कि अगर कहीं प्रोनाउन भी हमारे पास सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा यू, तो बताओ यू के साथ क्या इज लगाओगे? नहीं लगाओगे। यू के साथ आप क्या लगाओगे? आर, क्योंकि आपने पढ़ा है यू है सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। हालांकि ये सिंगुलर नंबर भी काम करता है कहीं कहीं, वहां की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर यू के साथ हमने आर इसलिए लगाया क्योंकि यू है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब। किसी को कोई दिक्कत सब्जेक्ट पर? कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार से जब हम सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस पर बात करेंगे तो किसी कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। बन जाएगा। इसे लिखना है क्या? एक पॉइंट को इसका लिख लो, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब पर।